हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो कि 22 दिसंबर 2022 को निर्धारित है, अब उसमें काफ़ी कम समय बचा है। इसको ध्यान में रख के हम लोग रिवीजन क्लास चला रहे हैं और आज के हम रिवीजन क्लास में विज्ञान से संबंधित लगभग 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब काफ़ी कम समय है, तो आप लोग ये सोच के ना चले कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। जो भी समय अब बचा है उसमें आप अच्छे से तैयारी करें, सारी चीज़ों को ले करके चलें। ऐसा नहीं कि आप किसी एक चीज़ में लगे और बाकी चीज़ों को छोड़ दें। अंत समय में जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितनी सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर पाएंगे, उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। और 9-10 दिन भी कम नहीं होता है। अगर अभी से भी आप अच्छे तरीके से और सही तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, खास करके जो मेन पॉइंट है उन चीज़ों को अगर ध्यान दे के चलेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। हाँ, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों में नहीं जाना है, लेकिन जो चीज़ें आप कर सकते हैं उसको ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिवान होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है। इसीलिए अंतरिक्ष यान से छोड़ा गया सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिशील हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि। और आप जानते हैं कि यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है और ये इटली में है। तो पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वह क्यों नहीं गिरती है, तो इसका कारण क्या है। और इसका सही जवाब है कि ऑप्शन डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, रेखा है, वह तल के अंदर रहती है, जिसके कारण वो गिरती नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है। जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु तल से होकर गुजरती है, तब तक वस्तु स्थिर रहती है। क्योंकि पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मीनार और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से बाहर जाने वाली रेखा मीनार के तल के बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। यानी जितने एंगल पर वह झुकी हुई है उसके कारण उसका गुरुत्व केंद्र उसके तल के बीच में है, जिसके कारण वह स्थिर है। तो यह काफ़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको निर्माण किया गया था और यह प्राचीन विज्ञान का एक उदाहरण कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे। और इसका सही जवाब है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। यानी कि आप अगर एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस ही यानी कंप्रेस्ड गैस ही प्रयुक्त होता है, जिससे कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। एयर कंडीशनर वायु से आर्द्रता या नमी को कम कर देता है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज अथवा प्रारंभ हो जाती है, जिससे ठंडक का एहसास होता है। तो यहाँ सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो आपको बताना है कि जब पानी में हम नमक डाल देंगे तो उसमें क्या होगा। और उसका सही जवाब है कि उसका क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो हो जाएगा। यानी जल्दी से वो जम जाएगा और देर से उबलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है। यानी जो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर, आप जानते हैं कि इसका प्रयोग संचार के साधन के रूप में भी किया जाता है। यानी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले तार का इस्तेमाल होता था, फिर वायरलेस सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है और आजकल किसी भी वेव को फास्ट तरीके से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हो रहा है। तो यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये है आपको पूर्ण अभ्यंतरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रकाश तंतु कांच, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यंत पतली बेलनाकार खोखली नलिका होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। प्रकाश एक ऊर्जा है और इसका कभी
क्षय नहीं होता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ऊर्जा संरक्षण का यही सिद्धांत है कि जब कोई भी एनर्जी नष्ट नहीं होती है बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में वो केवल बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 डेसिबल का शोरगुल नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होगा किसके, यानी 100 डेसिबल का जो नॉइज है वो आपको किसके साथ मैच करेगा यहाँ पर आपको बताना है, और वो है यंत्र कारखाने के शोर से। यानी 100 डेसिबल का जो आपको शोरगुल है वो किसी यंत्र जो कारखाना है उसमें जो शोर उत्पन्न होता है उसके समान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सुनाई भर देने वाली आवाज़ की जो प्रबलता होती है वो 15 से 20 डेसिबल होती है, जबकि यंत्र कारखाने की जो प्रबलता होती है वो 100 से 105 डेसिबल तक की होती है। तो आपको ध्यान देना है कि हम लोग जो आवाज़ सुनते हैं उसकी प्रबलता 15 से 20 डेसिबल होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित रहते हैं, यानी जो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो कहाँ रहता है, स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में, या आयनोस्फीयर आयन मंडल में, ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में, या एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल में। आप इसको सही क्रम में करेंगे तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, फिर आता है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आता है आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर, और अंत में आता है एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल। आप इसको क्रम से भी ध्यान रखेंगे। और ये भी चीज़ आप जान लीजिए कि जो हमारा क्षोभ मंडल है उसी में तापमान में परिवर्तन होता है, जैसे वर्षा या जो वायुमंडलीय घटना हम देखते हैं ये सब क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता ताप में, और वहीं पर आप ओजोन परत भी देखते हैं समताप मंडल में, और वायुयान इत्यादि को समताप मंडल में ही चलाया जाता है। और इसके अलावा आयन मंडल से जो हम लोग आयनिक किरणें भेजते हैं या रेडियो प्रसारण के लिए तरंगे भेजते हैं वो यहीं से टकरा करके लौटती है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो संचार उपग्रह होते हैं उसको हम लोग बहिर्मंडल में डालते हैं, वहाँ पर अवस्थित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट है 22.4 लीटर H2 गैस का वजन कितना होगा। जो 22.4 लीटर है हाइड्रोजन गैस उसका वजन कितना होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 2 ग्राम। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी। देखिए इसको हम लोग एवोगाड्रो के नियम से करते हैं। एवोगाड्रो का नियम कहता है कि 1 मोल गैस का STP यानी कि सामान्य ताप और दाब पर आयतन 22.4 लीटर होता है, और हाइड्रोजन का 2 अणु है इसलिए इसमें 1 + 1 यानी कि 2 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 2 ग्राम। नेक्स्ट है कि एंथ्रासाइट और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं, यानी ये किससे बना हुआ है, ये क्या है। तो क्या ये हीरा है, ये पेट्रोल है, कोयला है या सोना है। तो आप सब ये इससे परिचित होंगे कि ये एक प्रकार का कोयला का प्रकार होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट ये सब जो है आपको कोयले के प्रकार हैं, जिसमें एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो उपयोग में अच्छा कोयला है वो बिटुमिनस को माना जाता है, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध भी है और इसमें कार्बन की मात्रा भी अधिक होती है। तो ये आपको यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को बांटे तो वो 4 तरह का होता है, जिसमें सबसे लो हो गया आपको पिट, जिसमें 50 से 60% ही कार्बन होता है। दूसरा होता है लिग्नाइट, जिसमें 60 से 70% कार्बन होता है। तीसरा होता है बिटुमिनस, जिसमें 78 से 86% तक कार्बन होते हैं। और लास्ट होता है एंथ्रासाइट, जिसमें 94 से 98% कार्बन होता है। बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला होता है, जबकि एंथ्रासाइट उच्च कोटि का कोयला है। भारत में पाया जाने वाला कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयले का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है जीवाणु या बैक्टीरिया की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है। अगर हमको बैक्टीरिया का ग्रोथ को मापना हो तो हम किससे मापेंगे, और इसका सही जवाब है इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि वृद्धि मापी से। वृद्धि मापी द्वारा हम लोग बैक्टीरिया की वृद्धि को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प एक रूपांतरण है।
जो हम फूल देखते हैं वो किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो किससे बनता है, जड़ से, कली से, प्ररोह से या फिर पत्ती से। तो आप जानते ही हैं कि कली ही फूल बनती है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सॉरी, कली से ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन दरअसल में पुष्प जो है वह प्ररोह का रूपांतरण है, यह पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर और जननांग, जायांग मादा जननांग है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा प्ररोह। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे सही हमारा जो आंसर है वो प्ररोह है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, यानी ह्यूमन में सबसे जो छोटा ग्लैंड है वो कौन सा है। तो वो होता है प्यूटरी ग्लैंड, और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इसी को हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ये हमारा सबसे छोटा ग्लैंड है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अन्य कई सारे ग्लैंड के कार्यों को नियंत्रित करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि पोलियो रोग का वायरस मनुष्य के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है, और इसका जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो नर्वस सिस्टम है उसको पोलियो वायरस सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है, यानी जो अभी हबल टेलीस्कोप है वो एक सबसे दूर के तारे का एक छाया भेजा है। तो वो तारे का नाम क्या है, और उसका नाम है बीटलग्यूस। इसका नाम है बीटलग्यूस, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अब थोड़ा सा ये जान ले कि हबल टेलीस्कोप जो है पहली बार वर्ष 1995 में बीटलग्यूस छायांकित सतह की छाया भेजी थी। हालांकि इसको सर्वप्रथम देखने का श्रेय सर जॉन हर्शल को 1836 में जाता है। यह तारा रीगल तारे के बाद ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है तथा यह पृथ्वी से 427 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ज्ञात हो कि इस तारे का चित्र सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला प्रथम चित्र है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का क्या अर्थ है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ पे उसे सार्थक और वैज्ञानिकता पूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए। तो देखिए, संज्ञानात्मक का अर्थ होता है कि बुद्धि, यानी मनुष्य में जो कोई व्यक्ति है उसमें कितना किसी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता है, यानी बौद्धिक रूप से वो कितना परिपक्वता है। तो यहाँ पर है कि जो संज्ञानात्मक है उसमें विज्ञान पाठचर्या का क्या अर्थ है, तो उसे सही आयु के अनुरूप होना चाहिए। ये यहाँ पर बी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग है। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन बी। जो हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग है, इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण अधिगम, यानी विज्ञान सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब है कि अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। तो ये ऑप्शन सी है। इसके अलावा जो विज्ञान का और अधिक है वो ये भी है कि तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, प्रकृति के जैविक और भौगोलिक वातावरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन और सार्थक परिमाण और संबंधों की खोज करना, ये सब विज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमारा अगला प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को, तो इसका अर्थ है कि विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस कुमार विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं। इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है
कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। इस कारण से वो एकीकृत रूप से उसे पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सभी ऑप्शन को एक बार देख लें, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सटीक आंसर होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। यानी जो हम लोग अलग अलग पदार्थ को करते हैं, सभी को विभिन्न पदार्थों के बीच अंतर करते हैं, उसको हम लोग कैसे पढ़ा सकते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा कि शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों से को करा करके, यानी बच्चे जो खुद अपने से एक्टिविटी करेंगे उसके द्वारा हम लोग पदार्थों का पृथक्करण कर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ है। तो भ्रमण द्वारा शिक्षा का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कि छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने का अवसर मिलता है और भ्रमण शिक्षा कक्षीय शिक्षण को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कराना। नेक्स्ट है कि विज्ञान में पाठचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पाठचर्या आप जानते हैं कि किसी विद्यालय के अंदर या बाहर जो शिक्षण गतिविधि से संबंधित हम कार्य कराते हैं वो सभी पाठचर्या होते हैं, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, वो सब पाठचर्या यानी कि करिकुलम कहलाते हैं। और पाठ्यक्रम वो होता है जो हम किसी वर्ष के शैक्षणिक वर्ष के भीतर एक निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो वो होता है सिलेबस। इसमें हम किसी विषय वस्तु के आधार पर पढ़ाते हैं, जबकि पाठचर्या में खेल कूद, व्यायाम, संगीत, शैक्षणिक कार्यक्रम, भ्रमण सभी शामिल होते हैं। ये विद्यालय के भीतर और बाहर दोनों होता है, लेकिन सिलेबस जो होता है वो किसी खास उद्देश्य से सीमित समय के लिए बनाया जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ कह रहा है कि पाठचर्या योजना जो होता है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। साइंस के लिए अगर हम देखें तो इनमें से सबसे उपयुक्त क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, विज्ञान में पाठचर्या योजना का निर्माण कक्षा शिक्षा एवं कक्षा प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसमें शिक्षक कक्षा शिक्षण के उद्देश्य से पूर्ण बनाने के लिए छात्रों के पूर्व अधिगम स्तर के आधार पर विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। जो आप देखते होंगे कि पहले के समय में 14 नवंबर को यानी बाल दिवस के दिन विद्यालय में विज्ञान मेले का या बाल मेले का आयोजन होता था। तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका कारण ये होता है कि शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं। इस शिक्षण के किस उद्देश्य को इंगित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ज्ञान का। छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं, यह शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में भेजा जाए तो क्या होगा। तो अगर हम 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अगर हम फेंकेंगे तो वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी 11.2 किलोमीटर की स्पीड से अगर हम भेजेंगे तभी जा कर के ही वो पृथ्वी से बाहर जा पाएगी, अन्यथा वो फिर से पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग गैस के अणुओं के वेग से ज़्यादा होने के कारण वहाँ से ये पलायन हो जाते हैं। इसी कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुंध का कारण क्या होता है। जो हम लोग धुंध देखते हैं उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है कम तापमान पर पानी वाष्प धुंध का कारण बनता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता वह क्या कहलाता है। जहाँ ऊर्जा का क्षय नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, यानी कि ऑप्शन ए रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें निकाय न तो अपने बाहर के वातावरण को कोई ऊर्जा दे पाए और नहीं वहाँ से कोई ऊर्जा ग्रहण कर पाए, उसको हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या कारण है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँख का होना अधिक उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसके कारण दूरी और गहराई का एहसास होता है, यानी दो आँख के होने से प्रतिबिंब की प्राप्ति में सममिति यानी कि सिमेट्री सटीक होती है तथा गहराई और दूरी का शुद्धतम अनुमान होता है। मानव नेत्र का सबसे अग्रभाग कॉर्निया होता है। नेत्र दान में कॉर्निया को ही दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो यानी जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट होता है तो उसमें किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आयाम का, यानी कि या स्पंद संकेत आरोपण का, आवृत्ति आरोपण का, या समय विस्तार गुणन का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला जो होता है मॉड्यूलेशन का, उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। वीडियो संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक है आयाम मॉड्यूल, जबकि श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलन। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या चीज़ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है श्रव्य संकेतों को, तो श्रव्य को भेजा जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द्वारा, और जो अगर वीडियो होता है उसको भेजा जाता है आपको आयाम आरोपण द्वारा। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है कि आपको ये सेट अच्छा लगा होगा और आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए। काफ़ी कम समय बचा है, जहाँ तक हो सके आप रिवीजन कीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।